हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 25 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 24 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया है। सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भारत को राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1980 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका गठन आप देखेंगे तो 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। ठीक है, यह भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने हेतु कृत संकल्प है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वहीं याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद होगा 28 दिसंबर 1885। और ठीक इसके 95 साल के बाद 1980 में स्थापना किया गया था भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा आम आदमी पार्टी का स्थापना कब किया गया था? आम आदमी पार्टी, आप जिसे कहते हैं शॉर्ट में, इसकी स्थापना की गई थी 26 नवंबर 2012। ठीक है, चलिए बसपा का भी याद रख लीजिएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 को की गई थी। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद आ रहा है, बट शायद 14 अप्रैल होगा इसका। एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन इसका स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का स्थापना एक ही वर्ष हुआ था, 1980 में। ठीक है ना, 1980 नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, इसका 1984 में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, 1984 में हुआ था इसका। ठीक है, याद रखना है बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 को हुआ था। आई थिंक 14 अप्रैल होना चाहिए, एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब कुछ डेटा सही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ठीक है, वहीं याद रखना है आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को किया गया था। ठीक है, और बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1984 को। आई थिंक 14 अप्रैल इसका एग्जैक्ट तिथि होना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UPC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है? बताना है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता अर्थात UPC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये सवाल पूछा गया है। सही आंसर है इसका ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के उत्तराखंड है ना, याद रखिएगा भारत के उत्तराखंड ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता अर्थात UPC 2024 विधेयक पेश किया है और ये ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया, उत्तराखंड। ठीक है, तो याद रखना है उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करना है, इसके माध्यम से सभी नागरिकों के लिए विवाह
तलाक, भूमि, संपत्ति एवं विरासत, ये सभी पर एक समान कानून बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसका ये सही आंसर है, ये ऑप्शन। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सवाल है राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दे रखा है 1998, 1996, 1997, एक से अधिक होगा या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, बताना है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जुलाई 1997 हुआ था। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कब हुई थी? जुलाई 1997। जुलाई 1997 याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1997 को हुई थी। और इसका स्थापना किसने किया था? तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। ठीक है, और ये बिहार राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल भी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें बिहार के और भी क्षेत्रीय दल के बारे में, तो एक याद रखना है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जिसे कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड। यूनाइटेड होगा ना, यूनाइटेड। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड का स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ठीक है, एक बिहार की और भी पार्टी है लोजपा, जिसे हम लोग कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के बारे में पूछा जा चुका है। 1997 में इसका स्थापना हुआ। दो और बच रहे हैं, इंपॉर्टेंट है जो बिहार के लिए। जनता दल यूनाइटेड 1999 में इसकी स्थापना हुई, और एक आपका लोक जनशक्ति पार्टी, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? बताना है किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पहले भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। देखिए ऑप्शन है चौहान समिति, है ना, हर्षद मेहता समिति, मुदालिया समिति, एक से अधिक होगा या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चौहान समिति। ठीक है, चौहान समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। ठीक है, वैसे हम लोग जानते हैं कि दल बदल विरोधी कानून ये शेड्यूल जो है ना 10 यानी कि 10वीं अनुसूची में से रखा गया है, या फिर इसमें 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है दल बदल का। ठीक है, एक आया था दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, नोट कीजिएगा, दल बदल विरोधी कानून। कब आया था? 1985 में। ठीक है, इसे संसद द्वारा पारित किया गया था और 2002 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो दल बदल विरोधी कानून कब आया था? 1985 में आया इसके बाद, और 2002 में से लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा किस समिति का मुख्य उद्देश्य था 1970 से पहले भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना? तो ये था चौहान समिति। ठीक है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है दल बदल विरोधी कानून 1985 में आया था, 2002 में से लागू किया गया था, मजबूत किया गया था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन चल रहा है मौसम की वजह से। चलिए अगला सवाल है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? पहला ऑप्शन है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, एक से अधिक होगा या फिर उपरिक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, सत्यम शिवम सुंदरम। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है। इसका अर्थ है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। अर्थात जो ईश्वर है वही सत्य है, जो सत्य है
वही सुंदर है, जो सुंदर है वही ईश्वर है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कठोपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है? ये कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वहीं बात करें हम यहाँ पे थोड़ा सा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का क्या अर्थ है और ये किसका आदर्श वाक्य है? तो पहला याद रखिएगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये ऑल इंडिया रेडियो अर्थात आकाशवाणी का ये आदर्श वाक्य है। ठीक है, किसका? आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अधिकतम लोगों के हित और सुख के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिकतम लोगों के हित और सुख के लिए इसका अर्थ होता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अर्थ होता है अधिकतम लोगों के हित और सुख के लिए। और ये आदर्श वाक्य ना भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि अपने अनुयायियों को यह उपदेश दिया था कि वे लोगों के कल्याण और खुशी के लिए काम करें। ठीक है, बट ये देखेंगे तो ये जो आदर्श वाक्य है ये आकाशवाणी ने इसको अपना आदर्श वाक्य बनाया हुआ है। ठीक, वहीं बात करें सत्यमेव जयते के बारे में, तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, याद रखिएगा, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। आप देखेंगे ये भारत के राज्य चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? सभी को पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो याद रखना है 2001 में आई थी, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? बताना है कि किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ऑप्शन है दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एन.वी. रमना, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, उपयुक्त कथन किसका है? एन.वी. रमन का है। ठीक है, ये भारत के 48वें कितने 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा 124 से लेकर के 147 तक है ना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि से संबंधित है। ठीक, इनके अलावा यहाँ पे दो जो दे रखा है ना, दीपक मिश्रा, तो ये दीपक मिश्रा भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 45वें। वहीं बात करें रंजन गोगोई के बारे में, ठीक इनके बाद आए थे, अर्थात ये 46वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 48वें थे एन.वी. रमन्ना। अच्छा, वही बात करें यदि वर्तमान में कौन है, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है, इनका नाम है थोड़ा सा अलग है, भूषण रामकृष्ण गवई।
ठीक है, तो इनको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूषण रामकृष्ण गवई, ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये इनका जो शपथ दिलाया गया था ये 14 मई 2025 को दिलाया गया था। ठीक है, चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, भारत की संविधान सभा का निर्माण होने से पूर्व ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी, जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार ये शामिल था। ठीक है, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार भी शामिल था। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात इसमें शामिल थी, इसमें बात की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों कथन यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। ऑप्शन है 1991, 92, 93, एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका 1992। ठीक है, ध्यान रखिएगा 13 अगस्त 1990 ईस्वी को भारत के कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में, ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और ये देखेंगे फाइनली भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीश ने 1992 ईस्वी में, कब, 1992 ईस्वी में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पूछा गया था कि भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रचति रचिता। भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रचति रचिता, अर्थात कानून तभी रक्षा करता है जब आप उसकी रक्षा करते हैं या उसकी रक्षा की जाती है। ऑप्शन दे रखा है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, भारतीय सेना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर ये 2023 में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सी ऑप्शन का, जो दे रखा है यहाँ पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ध्यान रखिएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है ना वो ये है, अतो धर्म अस्ततो जया। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का ये आपको याद रखना है कि ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लोग भारतीय सेना के बारे में। तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, अर्थात स्वयं से पहले सेवा। क्या हो जाएगा इसका, स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुसंधान और विंग विश्लेषण, अर्थात रॉ, RAW। ठीक है, ध्यान रखिएगा धर्मो रचिति रचिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा करते हैं। इस किसका आदर्श वाक्य है, ये अनुसंधान और विश्लेषण विंग का आदर्श वाक्य है, अर्थात रॉ का आदर्श वाक्य है। ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रॉ का फुल फॉर्म याद रखना है, इसका होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, याद रखिएगा रॉ का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताएंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है,
अब ध्यान रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये दो चीज़ पूछा जा सकता है। तो पहला याद रखिएगा इसका स्थापना हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रॉ का RAW, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 21 सितंबर 1968 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रॉ का फुल फॉर्म, इसका स्थापना और इसका हेड क्वार्टर, ठीक। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास योजना का नाम है, क्या है? दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी रुर्बन मिशन। एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है। इस मिशन के वर्ष 2016 में से प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक और संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ठीक है। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? बताना है भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है। आसान सा सवाल है। 50 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 2000 रुपये का नोट पर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी का चित्र मुद्रित है, ठीक है, हम्पी। 10 रुपये के नोट के पीछे आप देखेंगे, है ना, 10 रुपये का नोट का पीछे आप देखेंगे तो मिलेगा आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। और 2000 के नोट पर है मंगलयान का चित्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 2000 रुपये के नोट पर देखेंगे कि नोट के पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित है, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। बाकी लिस्ट यहाँ पूरा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि 10 रुपये में देखें कोणार्क का मंदिर है, 20 रुपये का नोट के पीछे आप देखेंगे एलोरा की गुफाएं मुद्रित है ना। 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी का रथ है, 100 रुपये का पीछे रानी की वाव, 200 नोट के पीछे आप देखेंगे सांची का स्तूप देखने को मिलेगा, और 500 रुपये का नोट के पीछे लाल किला, और 2000 नोट के पीछे मंगलयान। आप इस आकृति के माध्यम से समझ सकते हैं। वैसे हाँ तो देख ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड का दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये मंगलयान है, लाल किला है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 200 का नोट के पीछे देखेंगे सांची का स्तूप है, ठीक है। 100 रुपये के पीछे आप देखेंगे कि रानी का वाव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस आकृति को देख करके भी समझ सकते हैं, और या फिर ये वाला लिस्ट आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से किस फसल को नकदी में नहीं उगाया जा सकता? सॉरी, फिर से सुनिएगा सवाल। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? ऑप्शन है सिंघाड़ा, कमल, मखाना। एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि कौन सा पूछा गया, कौन सा फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता। तो सिंघाड़ा तो उगाया जा सकता है, कमल भी उगाया जा सकता है, मखाना भी। देखिए सभी तो नदियों में ही उगाया जाता है, नदी में ही, नदी तालाब वगैरह में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। दिए गए सभी ऑप्शंस नदी में उगाया जा सकता है, ठीक। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, मखाना बोर्ड। मखाना का नाम आया है तो मखाना बोर्ड जरूर याद रखिएगा। ये बिहार में भी स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर, ये आप लोग कमेंट करके बताइए किस जिला में मखाना बोर्ड, है ना। जैसे चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड होता है, वैसे मखाना बोर्ड ही बनाया जा रहा है बिहार में। बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तब तक लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना के समयावधि को बढ़ाया है, कब तक बढ़ाया है? 2025 तक, 27 तक, 30 तक, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
सही आंसर हो जाएगा 2027 तक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अटल भूजल योजना को 25 दिसंबर 2019 में से शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 2019 में, 25 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था। 25 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसे कोविड की वजह से 2027 तक से आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। बाकी यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि देखेंगे इसमें जो भागीदारी है वो 50-50 का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते चलिएगा। ठीक है, देखिए इसमें भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और विश्व बैंक की भागीदारी कितनी है? 50-50 की है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? ऑप्शन दे रखा है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राजस्थान। भारत का राजस्थान राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ये सब आप लोग जरूर पढ़िएगा पीडीएफ में, और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर नोट की गई हैं, दी गई हैं, उसे आप लोग पीडीएफ में जरूर पढ़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, तो फ्री का लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताना है कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा जब 2023-24 में आई थी, तो उसके अनुसार कुल मोटा अनाज उत्पादन में सबसे आगे था कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद फिर राजस्थान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन राजस्थान। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, ध्यान रखना है कि जब आर्थिक समीक्षा 2023-24 आई थी, उसके अनुसार आप देखेंगे तो अग्रणी राज्यों में सबसे पहले आता है राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, क्रम से याद रख सकते हैं, यहाँ पे क्रम हम लिख देते हैं। सबसे पहला स्थान था राजस्थान का, दूसरा स्थान आपका है यहाँ पे कर्नाटक का, और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्रम याद रख सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अर्थात बताना है कि भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू किया गया था? वो 1991 के पश्चात, या 2001 के पश्चात, 1981 के पश्चात, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि भारत में उदारीकरण 1991 के पश्चात शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जिस समय उदारीकरण की नीति शुरू की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। इसलिए अब देखेंगे कि भारत में उदारीकरण का जो कह सकते हैं कि उसका श्रेय जो जाता है वो मनमोहन सिंह को ही जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण नीति 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ये लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं? इसके संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है पियरे वर्नर, बोर्गे ब्रेडी, क्लॉस शवाब, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका क्लॉस शवाब। ठीक है, क्लॉस शवाब इसका सही आंसर है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। करंट अफेयर से सवाल था, वैसे ही है ना। तो याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक जर्मन थे, जर्मनी के थे, इसलिए जर्मन कहेंगे से प्रोफेसर क्लॉस श्वाब हैं। इन्होंने वर्ष 1971 में जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है,
में इसकी स्थापना की थी और इसकी 54वीं वार्षिक बैठक 15 से लेकर 19 जनवरी के बीच में 2024 में दावोस में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो अब देखेंगे कि जब मोदी सरकार आई थी फर्स्ट टाइम 2014 में, है ना, तो उसके बाद बहुत सारा स्कीम लेकर के आई थी, है ना। इसके बाद बहुत सारे स्कीम्स देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सड़क सुरक्षा योजना, है ना, बहुत सारी योजना थी। और जैसे था प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऐसे करके बहुत सारी योजना, स्टैंड अप इंडिया कुछ इस तरह का लेकर के आई थी। ठीक है ना, तो इसी में पूछा गया आपसे कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि ये 2 अक्टूबर होना चाहिए। गांधी जी स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं कि वो स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान देते थे वो, तो 2 अक्टूबर इनका तो होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आए थे कब? ये 2014 में आई थी, मोदी कैबिनेट बन जो फर्स्ट टाइम 2014 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है, ये आपको बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वृद्ध व गरीब लोगों के लिए जो कि 65 वर्ष से अधिक के हों, गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार, या फिर गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ये ऑप्शन, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीब को जिन्होंने वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, आज का आखिरी सवाल लेते हैं। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का योगदान था? 32%, 20%, 12%, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है 32%। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण 21 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते फिर इसी तरह के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।